एकजुटता की बैठक हुई, सीएम केजरीवाल तो शामिल नहीं हुई लेकिन ममता जी भी शामिल नहीं हुई, तो क्या हम मान लें कि अभी आप विपक्ष के साथ एकजुट नहीं है? जी नहीं, आपने शायद जब ये विपक्षी वहां सम्मेलन हुआ पलक, तो शायद आपके कवरेज में छूट गया हो कि हमारे वहां से डेरेक ओब्रायन ने भी वहां संदेश भेजा था और दीदी ने भी एक संदेश भिजवाया था। वो जा नहीं पाई थी लेकिन उन्होंने अपनी एकजुटता का पूरा भरोसा दिया था। दूसरी बात, जो अहम जो चर्चा का मुद्दा आज है, मैं उसी पर रहना चाहूंगा। मैंने अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय धनोज जी बैठे हुए, मैं उनको भी सुन रहा था। दो तीन चीजें मैं बता दूं। सबसे पहली बात यह है कि आपकी वीरता को तो मेरे ख्याल से पंजाब हरियाणा के लोग, वो जो खिलाड़ी जो वहां पे उन्होंने वो दी, वो आपकी वीरता के तो बड़े कायल होंगे, क्योंकि आपके मुंह से एक बार भी यौन शोषण या इसके बारे में कुछ भी नहीं निकला। बड़ा दुख होता है, बड़ा खेद प्रकट करता हूं कि इस प्रकार की जब हम लोग भाषा से विपक्ष के प्रति तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी हिम्मत जुटा के, कभी सत्ता पक्ष से कभी प्रश्न नहीं पूछ पाते। तो आप जैसे पत्रकारों को वाकई मेरी तरफ से सलाम। दूसरी बात यहाँ पे जब विपक्षी एकता की बात होती है और नीतीश कुमार एक अगर वहां पे सम्मेलन बुलाते हैं तो इसके ऊपर तो कई चर्चाएं हो जाती है, लेकिन अमित शाह ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, इसको हम लोग धीमे से भूल जाते हैं। उसके ऊपर चर्चा नहीं करते, उसके ऊपर ये नहीं कहते कि भाई वहां पे पब्लिक का पैसा खराब किया गया, ये किया गया, वो किया गया, तब ये सब बातें नहीं कही जाती। ये बातें सिर्फ विपक्षियों के लिए की जाती है। मैं भाजपा की इधर से गौरव जी को मैं कई जवाब दे सकता था, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि कभी मतलब बिना गुस्से के अगर आप कभी साथ में बैठ के देखें तो आपको अपने जो विरोधी हैं, आपके जो विपक्षी हैं, वो आपको अपने साथी ही दिखाई देंगे, क्योंकि बातें यहाँ पे कभी चर्चा तो हुई नहीं। जब से आप लोग सत्ता में आए, चर्चा कर वो दौर खत्म हो चुका। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ तर्क करते हैं। अब मेरे ख्याल से तर्क और कुतर्क में हम लोग जब तक फंसे रह जाएंगे, राष्ट्र का भला नहीं हो सकता, चाहे वो हमारी बात हो चाहे आपकी बात हो। कभी वो गुस्सा, नाराजगी, ये सब छोड़ करके कभी साथ में बैठ के, लेकिन जब भट्टाचार्य जी, जब आप ये बात कह रहे हैं, अगर इस पे आप थोड़ी सी और रोशनी डालिए कि अब चर्चा नहीं हो रही है। पलक एक बात, एक छोटी सी बात, पलक एक छोटी सी बात, ये हालात क्यों बने कि जब हम लोग बार बार एक म्यूटिनी की जरूरत, अगर आपका विपक्षी, आपके कभी जो आपका साथी रहा हो, अगर वो आज म्यूटिनी की तरफ अगर उंगली कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहां पे बात तानाशाही तक आ जा रही है। अगर उसको आप ना रोक पाए तो कहीं ना कहीं इससे आप, बात ये नहीं है कि 2024 में कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबसे पहली बात यह है कि क्या हम राष्ट्र के लिए हम कितना भला कर पा रहे हैं। योजनाओं को हम गुना देते हैं। मैं तो यूपी में रह रहा हूं, 4 बार यहाँ पे समिट हो चुका है, इन्वेस्टर समिट हो चुका है, इतने सारे करोड़ों की 15 लाख करोड़ अगर मैं 3 बार का करूं तो इतने सारी योजनाओं पर सिग्नेचर किया गया, लेकिन चालू कितने हुए इसके ऊपर कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार है, वहां पर तो इतना अधिकार भी नहीं है कि कोई नामांकन तक भर सके, कार्यकर्ता को मार दिया जाता है। बिल्कुल, इसीलिए 8 कार्यकर्ताओं की जो नाम लिए जाते हैं उसमें से 5 कार्यकर्ता हमारे हैं जो वहां पे मार दिए गए। और ये चीजें जो है वहां पे तब से ज्यादा बड़ी जब से भाजपा वहां से पांव रखती है। आज तक वो क्षेत्र, वो जमीन जिसने कभी धर्म में कभी उसमें से नहीं दिखाया था, एक धर्मनिरपेक्ष एक जमीन मानी जाती थी, आज वहां पे भी धार्मिक युद्ध छिड़ चुका है। वहां हिंदू मुसलमान वाली बातें होने लगी है। आज वहां पे हम लोग बार बार ये कहते हैं कि बेनिफिट्स कौन रीप कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे शब्द निकाले गए, वो जो पर्चे भाजपा वहां पे बांट रही है, अगर वो पढ़े जाएं तो शायद इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली चीज और कुछ नहीं होगी। जहां ये बताया जाता है कि अगर आपको हिंदुत्व अगर साबित करना है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे को झुकाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। हमको ये बताया जाता है कि सुभाष बोस को बढ़ाने के लिए गांधी जी को खत्म करना पड़ेगा, गांधी जी का नाम खत्म करना पड़ेगा, तब सुभाष बोस बड़े होंगे। तो ये जो दौर है, ठीक है रत्नाकर जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि ऐसा राज्य था पश्चिम बंगाल जहां पर इस तरीके की स्थिति नहीं थी, जैसे ही बीजेपी की एंट्री हुई तब जाकर इस तरीके की स्थिति बनी है। देखिए, आज देश की परिस्थिति ले लीजिए, पश्चिम बंगाल की ही क्यों, देश की परिस्थिति ले लीजिए। आज जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही देखने को मिल रहा है ना। अभी तो अमेरिका में भी दौरा करके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वहां पे 75 सांसदों ने लिखित रूप से बाइडेन जी को कहा है कि भारत में जो हो रही धार्मिक हिंसा, पत्रकारों की आजादी पे प्रहार, इन सब मुद्दों पे भी आप जरूर चर्चा करिएगा मोदी जी से। तो कहीं ना कहीं, और 75 सांसदों ने, जो सीनेट के सदस्य हैं वहां पे,
उन्होंने कहा कि हम अगर इनके मोदी जी के जो भाषण होगा उस भाषण का बाइकआउट भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकती हैं कि निश्चित रूप से हमारे देश की परिस्थिति इस कदर बिगड़ गई है कि यहाँ पे लोक कल्याण की योजनाओं के तो ला नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी। किताबी योजनाएं हैं इनकी, जनहित के कार्य कर नहीं पा रही है। इसलिए ये अपने वो जो ओरिजिनल मुद्दा है, जो बांटो और राज करो वाली, ये दो समुदायों को धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं ताकि एक समुदाय का जो है बहुसंख्यक समुदाय है उसका वोट हासिल हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है शुरू से। लेकिन मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा पलक जी कि आरएसएस ने अभी एक अपना सर्वे कराया था, उसमें मुखपत्र में भी उन्होंने अपना लिखा है, और लिखा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जो है वो जाकर लोगों से मिलना जुलना चाहिए और अपनी बातों को जनता को समझाना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे और मोदी जी के चेहरे के नाम पे जनता आपको वोट देने वाली नहीं है। और इसका सीधा सा प्रमाण जो है कर्नाटक का चुनाव देखने को मिला। ये तमाम तरह के, उन्होंने तो 3.5 साल वहां पे शासन किए, कोई लाभकारी योजना वहां पे जनता को दे नहीं पाए, लेकिन अंधतोगत्वा ये अपने काम गिराने की जगह ये वहां पे हनुमान जी, गदा, यही सारी चीजें जो है लेकर